प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और इस पेपर के थर्ड चैप्टर की शुरुआत आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, उत्तर व्यवहारवादी उपागम या दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया और सेकंड चैप्टर जो कि व्यवहारवाद, और इससे पहले पहला चैप्टर राजनीति विज्ञान परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, उन सबको डिटेल से डिस्कस किया है। इतना डिटेल से डिस्कस किया है कि आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट जो नोट्स है वो आप आराम से यहाँ वीडियो के माध्यम से अपने नोट बुक में नोट कर सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ वो हैं, उन्हें आप क्रमबद्ध तरीके से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उस प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप सीधा यूट्यूब के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके भी वो कंप्लीट वीडियोज क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, तो आइए शुरुआत करते हैं और आज हम उत्तर व्यवहारवाद को समझेंगे। और आज के इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद का पहले तो पृष्ठभूमि देखेंगे थोड़ी सी, कि वास्तव में इस जो नवीन आंदोलन का किस तरीके से जन्म हुआ, और फिर उसको थोड़ा सा उसका अभिप्राय समझेंगे, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। देखिए, इसका जो जिक्र है वो मैंने पहले भी किया है। आधुनिक दृष्टिकोण की बात हमने करी थी फर्स्ट चैप्टर में, और वहाँ राजनीति विज्ञान को समझते हुए उसके अध्ययन के जो दो उपागम, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, तो आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब ये कहा था कि आधुनिक दृष्टिकोण को भी दो चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं। और वो पहला चरण व्यवहारवादी उपागम और दूसरा उत्तर व्यवहारवादी उपागम। द्वितीय विश्व युद्ध के जो समाप्ति से लेकर, मतलब 1945 से एक औपचारिक रूप से, हालांकि इसकी जो पूरी विकास यात्रा हमने वहाँ डिस्कस करी फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन जो व्यवहारवाद की एक औपचारिक शुरुआत है वो 1945 से मानी जाती है, और वो 1969 तक, और 69 से फिर उत्तर व्यवहारवाद का काल आरंभ हो जाता है। व्यवहारवाद को हमने डिस्कस डिटेल से किया है पिछले चैप्टर में, कि वो किस प्रकार परंपरावाद के विरोध स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों, जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है वो व्यवहारवाद के विरोध स्वरूप नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक सुधार आंदोलन के रूप में होता है। तो आइए डिटेल से इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की सबसे पहले पृष्ठभूमि क्या है और फिर उसके अभिप्राय को समझेंगे। आप सामने देख पा रहे हैं थोड़ी सी उत्तर व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखाई गई है। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद को डिटेल से हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप शुरुआती में देख पा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों की, ये जो आंदोलन है इसको कोई नई विचारधारा या नया कोई दृष्टिकोण या अन्य कोई नए विचारकों ने इसको इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करी, बल्कि जो व्यवहारवाद के जनक थे, प्रणेता थे, उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। ये बड़ी रोचक बात यहाँ पर है। और जैसा कि आप पहली जो बुलेट्स में देख पा रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है, इस क्रांति के जो प्रमुख प्रतिपादक भी वही थे। कौन? जो कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे, और वो थे डेविड ह्यूस्टन। तो इसकी जो शुरुआत है, औपचारिक शुरुआत है, वो डेविड ह्यूस्टन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो एक संस्था थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसका एक अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया था 1969 में। तो उसमें ही उन्होंने व्यवहारवाद की एक तरह से कटु आलोचना करी, और उसका एक तरह से उस रूप में उसका विरोध किया। किस रूप में? विरोध शब्द की बजाय अगर ज़्यादा हम बेहतर शब्द यहाँ यूज करेंगे, जैसे कि आक्रमण शब्द यहाँ यूज किया गया है, मतलब व्यवहारवाद की कमियों पर एक कटाक्ष किया गया, एक आक्रमण किया गया। यहाँ हालांकि हम आगे समझेंगे, यहाँ जो व्यवहारवाद का के प्रति या व्यवहारवाद पर जो आक्रमण किया गया, या उसके खिलाफ जो एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया गया, नवीन दृष्टिकोण को जन्म दिया गया, वो वैसा नहीं था जैसा कि परंपरावाद के विरोध स्वरूप व्यवहारवाद ने जन्म लिया था। वहां तो कंप्लीट विरोध था व्यवहारवाद का, जो परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रति, और उस परंपरावाद को बिल्कुल समाप्त करके यहाँ व्यवहारवादी आंदोलन या नवीन दृष्टिकोण को जन्म दिया गया। लेकिन यहाँ जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है वो व्यवहारवाद
में एक तरह से सुधार लाने का प्रयास किया गया, उसका जो विरोध भी किया गया, जो उसके प्रति आक्रमण भी किया गया, उसकी जो कमियों को उजागर किया गया, वो एक तरह से उसमें सुधार लाने का ये प्रयास था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। और जिन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया था, वो स्वयं इस आंदोलन से, इस व्यवहारवादी पूरी उपागम से, दृष्टिकोण से, क्रांति से संतुष्ट नहीं हो पाए। और डेविड ईस्टन उनमें से एक है, क्योंकि डेविड ईस्टन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और उन्होंने ही फिर उत्तर व्यवहारवाद के प्रति आक्रमण किया 1969 में, सॉरी, व्यवहारवाद के जो प्रति आक्रमण किया, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे कि व्यवहारवाद के द्वारा जो राजनीति को एक नवीन दिशा दी जानी चाहिए थी, एक उद्देश्यात्मक जो नवीन तरीका अपनाया जाना था राजनीति को आगे बढ़ाने का, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, वो न होकर बल्कि ये एक इसमें काफ़ी कमियां रही। उन कमियों का हम आगे जिक्र करेंगे और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन भी आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो सेकंड बुलेट में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो उनको दिक्कत थी वो ये थी कि व्यवहारवादियों के द्वारा जो अध्ययन किया गया, जो शोध किया गया, जो रिसर्च किया गया राजनीतिक घटनाओं का, राजनीति जो समस्याओं का, वो वास्तव में एक तरह से सारपूर्वक नहीं था। उनका ये मानना था कि जो रिसर्च किया गया, जो शोध किया गया, जो समय को बर्बाद किया गया, मतलब इतना जो समय जाया किया गया, वो निरर्थक था। मतलब एक सार्थक जो रिसर्च होनी चाहिए थी। अब सार्थकता का क्या मतलब है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यह सार्थक जो रिसर्च होनी चाहिए थी, वास्तव में सार्थकता का मतलब है कि जो राजनीति और समाज के प्रति जो सरोकार होने चाहिए वो नहीं, मतलब उन सरोकारों को ध्यान में रखे बिना एक रिसर्च किया जा रहा था। बस तकनीक पर फोकस था, एक फैक्ट पर फोकस था, तथ्यों पर ध्यान था और उद्देश्यों को बिल्कुल भुला दिया गया था। आप देख पा रहे हैं इसमें एक प्रश्न उठाया, उत्तर व्यवहारवादियों ने एक प्रश्न उठाया। वो क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था विद्यार्थियों वो, और वो कि जो शोध अनुसंधान की, मतलब ऐसा शोध, ऐसा अनुसंधान किस काम का है, उसकी क्या उपयोगिता है, जो सामाजिक और राजनीतिक जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, जो अनेक प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान ही नहीं कर पाए। और विद्यार्थियों, उन्होंने ये प्रश्न क्यों उठाया? क्योंकि जो उस समय बहुत सारी समस्याएं, राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं की तरफ उन्होंने ध्यान देकर या उन समस्याओं के समाधान के उद्देश्यों को लेकर शोध किया नहीं, बल्कि बस तकनीक पर, तथ्यों पर फोकस करते हुए और जो नैतिक मूल्यों को बिल्कुल नकारते हुए वो अध्ययन करते चले गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या संकट आ गए थे, तो वो भी आप अंतिम जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे संकट थे। आणविक संकट, अनेक जो तानाशाही जो ताकतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही थी। अनेक देशों में गृह युद्ध की स्थिति थी। आपको पता है विद्यार्थियों, यह जो आणविक संकट है, 1945 एक बहुत महत्वपूर्ण सन, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त होता है, लेकिन आपको पता है कि शीत युद्ध का आरंभ होता है। और ये वो काल है कि जब शीत युद्ध एक चरम स्थिति पर था। आपको ध्यान है, आप कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या था, जो पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक तरफ जो पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ जो साम्यवादी सोवियत संघ वाला गुट। तो उन दोनों के बीच में जो एक वैचारिक मतभेद था, जो एक कंपटीशन चल रहा था, एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, हथियारों की होड़ उनमें जो चल रही थी, तो उस कारण से एक आणविक संकट भी पूरे विश्व में एक पैदा हो गया था। और पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चिंता थी ये, कि इस तरीके से आणविक संकट रहा तो इस दुनिया का क्या होगा। तो एक बहुत चिंता था, पूरा जो विश्व समाज और पूरी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बड़ी चिंतित थी। उसके अलावा जो अलग अलग देशों में गृह युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी, जो नाजीवादी, फांसीवादी, जैसे आपको पता है उससे पहले कई ताकतें उभर के सामने आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी वही बनी थी। तो इसके अलावा और भी जो कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सामाजिक समस्याएं थी। तो हर समय समकालीन जो समस्याओं का एक समाधान करने का, रिसर्च का मतलब क्या है, कहीं न कहीं उसको जो समकालीन जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक जो सरोकार होते हैं, उनके प्रति अपने सरोकारों को, मतलब उन समस्याओं के समाधान को फोकस में रखते हुए रिसर्च करना चाहिए था। लेकिन व्यवहारवाद के द्वारा उसको भुला दिया गया और केवल जो प्रयोगशालाओं में बंद कमरों में बैठकर और एक राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह केवल फैक्ट पर आधारित, मतलब उन्होंने जो उन समस्याओं को ध्यान दिया नहीं, बस राजनीति
घटनाओं और समस्याओं को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह उस पर रिसर्च करते गए और वास्तव में जो उस उद्देश्यों को भुला दिया गया, केवल तथ्यों पर ही बल दिया गया, नैतिक मूल्यों को भुला दिया गया। मतलब तो ये इस कारण से ये आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि पता लग गई होगी, हालांकि डिटेल से हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ एक इससे आपको पूरा सिनेरियो पता लग गया होगा कि वास्तव में जो उत्तर व्यवहारवादियों का जो रोष था व्यवहारवाद के प्रति, जो एक वो सुधार लाना चाहते थे, उनको जो दिक्कत थी, और इसी कारण उन्होंने अपने ही द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का उन्होंने विरोध किया या उस आंदोलन में सुधार लाने का प्रयास किया, लाने की मांग की। तो ऐसा क्या, तो ये रीजंस आपको पता लग गए। तो ये पृष्ठभूमि थी जिसने कि उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद से अभिप्राय क्या है। आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद से अभिप्राय। विद्यार्थियों यहां फर्स्ट बुलेट में, फर्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको इसको समझने की जरूरत है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है। मतलब यहां अगला चरण एक सुधार आंदोलन और नवीन दिशा संकेत, इन तीनों शब्दों को आपको समझने की जरूरत है। देखिए, सुधार आंदोलन इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यहां विरोध आंदोलन शब्द ज्यादा बेहतर प्रयुक्त नहीं होगा, बल्कि सुधार आंदोलन कहेंगे, क्योंकि इसको मैं आपको बता चुका हूं, ये कोई व्यवहारवाद की तरह परंपरावाद के विरोध स्वरूप जन्म नहीं लिया है, बल्कि क्योंकि व्यवहारवाद का जन्म तो परंपरावाद के विरोध स्वरूप हुआ था, उसको उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मतलब उसमें बहुत कमियां कि वो बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, परंपरावादी दृष्टिकोण को बिल्कुल नकार के उन्होंने, क्योंकि उनकी पद्धतियों को, उनके दृष्टिकोण को पूरे को नकारा था। लेकिन यहाँ उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद को बिल्कुल नकारा नहीं था, बल्कि उसमें एक सुधार लाने की बात की थी उन्होंने। वो उससे असंतुष्ट थे, मतलब जिन उद्देश्यों को लेकर या फिर व्यवहारवाद का जो आगाज हुआ था, उसको लाया गया था, उसको जन्म दिया गया था, उस एक आंदोलन क्रांति की शुरुआत की गई थी, वो वास्तव में अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई। इस बात को लेकर रोष था। इसलिए मतलब उत्तर व्यवहारवादियों, वो व्यवहारवाद को बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहते थे, वो बल्कि सुधार लाना चाहते थे उसमें। उनका मेन जो उद्देश्य ये था, मतलब वो सुधार वादी दृष्टिकोण उनका, ऐसा नहीं कि व्यवहारवाद को बिल्कुल समाप्त कर दे, बल्कि वो परंपरावाद के भी जो अच्छे विचार, अच्छी तकनीक, उनको लेना चाहते थे, और व्यवहारवाद के भी जो अच्छे विचार, तकनीक को लेकर एक नवीन दृष्टिकोण को जन्म देना चाहते थे। और इसीलिए जो उन्होंने इसको एक सुधारवादी आंदोलन हम कहेंगे। तो ये एक सुधार था, बल्कि उसका एक अगला चरण, जैसे कहा मैंने आपको, तो एक अगला चरण वो इसके जो सुधारवादी चरण और एक नई दिशा संकेत देना चाहते थे, वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, उसके शोध को, एक नवीन, जो कि अपने उद्देश्यों में सफल हो पाए, जिसका कोई उद्देश्य हो। तो ये महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों यहाँ कोई ध्यान रखनी है। यही इसी लाइन में जो आप देख भी पा रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। देखिए, ये जो कर्म और प्रासंगिकता, ये दोनों शब्द उत्तर व्यवहारवाद की आत्मा है, आप ये मान लीजिएगा। क्योंकि जो पूरा जो केंद्र बिंदु है उत्तर व्यवहारवादियों का इसी पर था। उनका मानना ये था कि कोई भी शोध हो, कोई भी रिसर्च हो, अध्ययन हो, उसके उसका ये होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्म निश्चितता होनी चाहिए और प्रासंगिकता होनी चाहिए। इसलिए कहा गया, इन्होंने ये अपने जो 1969 में डेविड स्टन ने जो अपना अध्यक्षीय भाषण वहाँ दिया था, जो व्यवहारवाद के प्रति जो एक रोष व्याप्त किया था, उसमें ये कहा था कि कर्म निश्चितता और प्रासंगिकता को उन्होंने अपना नारा, मतलब उसको नारा बोला गया, एक आह्वान किया कि कहीं न कहीं जो राजनीतिक शास्त्री है, हम अपना कर्म भुला गए और हमने जो शोध, प्रासंगिक शोध नहीं किया, मतलब हमारे शोध की कोई सार्थकता नहीं रही। हम केवल राजनीति को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाकर, ये केवल तथ्यों पर फोकस करके और केवल तकनीकों पर हमने ध्यान दिया, केवल शब्दाडंबरों की बात करी हमने, शब्दों का जाल बुना, और वास्तव में जो हमारे उस शोध का कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं, हम उन उद्देश्यों को साकार ही नहीं कर पाए। तो यहाँ कर्म निष्ठता और प्रासंगिकता, ये उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था। इसका मतलब यही था कि हमारा जो कर्म ऐसा हो कि जो राजनीति और समाज के प्रति जो हमारे सरोकार हैं, राजनीति शास्त्रियों के, बुद्धिजीवियों के, तो उनके जो सरोकार हैं, और उनके सरोकार क्या है कि जो राजनीति और सामाजिक जो अंतर्राष्ट्रीय संकट थे, समस्याएं थी, रोग थे, उन समस्याओं का समाधान करना
उन समस्याओं को निपटाने के लिए नए निष्कर्ष निकालना, तो वो हमें करना होगा। और हमारे शोध ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सार्थकता हो, प्रासंगिकता हो। तो कर्मनिष्ठा और प्रासंगिकता, ये उत्तर व्यवहारवादियों का नारा ये कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ विद्यार्थियों, आप नेक्स्ट जो बुलेट में देख भी पा रहे हैं कि सामाजिक शोध कैसा हो, समाज की आवश्यकता के संदर्भ में और संगतिपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं न कहीं उस शोध की वास्तव में कोई आवश्यकता होनी चाहिए, संगतिपूर्ण होना चाहिए, वो प्रासंगिक होना चाहिए, तभी उस शोध का मतलब है। तो यही इनकी जो मूल बात थी, जो उनके नारे में भी झलकती है। जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, मतलब जो राजनीतिक शास्त्री थे, नेक्स्ट आप लाइन में यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जो उत्तर व्यवहारवादी थे कि वो राजनीतिक शास्त्रियों से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कराने की बजाय, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का मतलब था, आपको पता है कि व्यवहारवादियों का जो पूरा फोकस वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर ही था। तो वैसा अध्ययन नहीं करवाना चाहते थे। मतलब मूल्य निरपेक्षता का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मूल्यों को बिल्कुल नकार देना। जो अध्येता होता है उसके विचार और नैतिक जो आदर्श कुछ होते हैं, जैसे कि अगर राजनीतिक नैतिक आदर्श की बात करें, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये एक, तो इनको भुला दिया गया था। मतलब इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था इनको। तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर, जबकि परंपरावाद में मूल्यों पर अत्यधिक जोर दिया गया था, तो व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जो जोर दिया गया था उसका यहाँ विरोध किया गया, उसको नकारा गया कि नहीं, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है। मूल्यों को तो स्वीकार करना पड़ेगा, तथ्यों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ मूल्यों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो सामाजिक मूल्य हैं, जो राजनीतिक मूल्य हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। उत्तर व्यवहारवादी तो बल्कि ये चाहते थे कि जो राजनीतिक शास्त्रियों की जिम्मेदारी यह है कि वो समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो मानव मूल्य का जो हास हो रहा था, मानव मूल्यों का जो संकट उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए वो आगे आए और उनको उन जो मानवीय मूल्यात्मक जो समस्याएं थी उनका समाधान करे, न कि मूल्य से अपने को अलग करे, मतलब अध्ययन को अलग करे। तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जो व्यवहारवाद में जोर दिया गया था, उसकी भी एक तरह से उस पर भी कड़ा आक्रमण यहाँ उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया, बल्कि मूल्यों को भी स्वीकारने पर बल दिया गया। नेक्स्ट जो लाइन आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, कि इसको आप दो मतलब अगर नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें भी आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसी वैचारिक क्रांति है। देखिए, पहली बात, यहाँ एक एक शब्द को आपको समझने की जरूरत है कि वैचारिक क्रांति है, मतलब कहीं न कहीं ये विचारधारा की लड़ाई थी। वहां ऐसा नहीं कि वो व्यवहारवाद को बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, बल्कि उस विचारधारा में कुछ सुधार लाना चाहते थे। तो एक ऐसी ये वैचारिक क्रांति है जो कि राजनीतिक प्रक्रिया के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि राजनीतिक प्रक्रिया के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण का मतलब है ये एक समन्वय लाना चाहता है, जो पिछले दो दृष्टिकोण, जो परंपरावाद और व्यवहारवाद, उनका मानना ये था, उत्तर व्यवहारवादी, क्योंकि जैसे कि परंपरावाद में हमने देखा था कि वहां पर मूल्य सापेक्ष अध्ययन, मतलब मूल्यों पर अत्यधिक जोर दिया गया, फैक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जबकि व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया गया, मतलब फैक्ट ही फैक्ट पर ध्यान दिया गया और मूल्यों को बिल्कुल नकार दिया गया। तो यहाँ पर यह कहा गया कि तथ्यों और मूल्यों में एक समन्वय लाने की जरूरत है। मतलब परंपरावादी दृष्टिकोण बेहतर अध्ययन तब होगा जब आपको मूल्यों को भी स्वीकार करना होगा, तथ्यों को भी स्वीकार करना होगा। एक परंपरावादी दृष्टिकोण की जो अच्छी तकनीकें हैं उनका भी प्रयोग लेना होगा, और व्यवहारवाद की जो अच्छी तकनीकें हैं उनको भी प्रयोग में लाना होगा। मतलब एक समन्वय करना होगा, एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। आप यूं कह सकते हैं कि जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि तथ्यों और मूल्यों का एक विवेकपूर्ण समन्वय या समावेशन करना पड़ेगा। मतलब तथ्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और मूल्यों पर भी। ऐसा नहीं है कि परंपरावादियों की तरफ केवल मूल्यों पर जोर दिया जाए और तथ्यों को बिल्कुल भुला दिया जाए, और व्यवहारवादियों की तरफ भी नहीं कि केवल तथ्यों पर ही जोर हो, मूल्यों को बिल्कुल भुला दिया जाए। तो ऐसा नहीं, एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास यहाँ उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया। एक इस प्रकार का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत यहाँ किया गया। अंत में यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेविड ईस्टन का एक यहाँ कथन, कि डेविड ईस्टन, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था पृष्ठभूमि में, कि उन्होंने 1969 में जो एक आक्रमण किया व्यवहारवाद पर, तो यहाँ पर ये डेविड ईस्टन इस लाइन के माध्यम से कह रहे हैं
कि जो डेविड ह्यूस्टन का जो विरोध था वो वैसा विरोध नहीं था, कि वो जो उन्होंने विरोध किया था वो वैसा विरोध नहीं था जैसा कि व्यवहारवादियों ने परंपरावाद का किया था। बल्कि यहाँ पर विरोध का जो कारण था, उनका मूल कारण वो ये था कि व्यवहारवादियों के द्वारा या व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा कि जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन या राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, वो एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति, मतलब राजनीति शास्त्र को एक परिशुद्ध विज्ञान वो बनाकर अध्ययन करना चाहते थे, जो कि वास्तविकता में सही नहीं है। जो प्राकृतिक विज्ञान है जिसपे तथ्यों पर केवल तथ्यों की बात की जाती थी, मूल्यों को बिल्कुल नकार दिया जाता था, लेकिन यहाँ राजनीतिक जो विषय वस्तु है उसमें आप मूल्यों को बिल्कुल नकार नहीं सकते, और ये इसको आप प्राकृतिक विज्ञान की तरह उनका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो नियमितताएं नहीं होती है, यहाँ सत्यापन उस तरह नहीं किया जा सकता जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। यहाँ मानव व्यवहार में या राजनीतिक घटनाओं में नियमितता नहीं पाई जाती है, जबकि व्यवहारवाद ये कहता था कि नियमितता होती है, सत्यापन होता है, एक परिमाणीकरण होता है, जबकि इनका ये मानना था कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यवहारवादियों का, सॉरी, उत्तर व्यवहारवादियों को जो विरोध था, मतलब मुख्यतः विशेषकर जो डेविड ह्यूस्टन का जो विरोध था, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो ऐसा विरोध था, वो विरोध ऐसा नहीं था कि वो व्यवहारवाद को बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, बल्कि उनका विरोध ये था कि वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह राजनीति शास्त्र का अध्ययन या राजनीतिक विषय वस्तु का अध्ययन करने की बजाय वो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण पर बल देना चाहते थे। उनका मानना ये था कि एक मूल्य और तथ्य दोनों में समन्वय करके और अध्ययन करना होगा, और जो नारा उन्होंने दिया था, कर्मनिष्ठता और प्रासंगिकता, राजनीति और समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और कहीं न कहीं एक जो हमारी कर्म है, जो वास्तविक कर्म क्या है, जो बुद्धिजीवियों का, कि जो राजनीतिक सामाजिक जो समस्याएं हैं, संकट हैं, रोग हैं, उनका समाधान करे, ऐसा शोध किया जाए। और उसके अतिरिक्त प्रासंगिकता, शोध की कोई प्रासंगिकता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। ऐसी केवल तकनीकों पर जोर देकर, केवल नवीन नवीन अध्ययन पद्धतियां, तकनीक अपनाकर शोध करने की भरमार करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि सार्थक अध्ययन होना चाहिए, प्रासंगिक अध्ययन होना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवादियों को पूरा जो आपको एक तरह से अभिप्राय समझ में आ गया होगा कि वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इससे पहले पृष्ठभूमि में आपने समझ लिया। तो आज के जो वीडियो में विद्यार्थियों, बस यहीं पर हम चर्चा को विराम देंगे। इसके बाद में हम आगे और कई जो अन्य टॉपिक्स हैं, जिसमें कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण हैं, या और इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवाद को कई बार ये समझ लिया जाता है कि ये परंपरावाद का एक तरह से पुनः आगाज है, क्या परंपरावादी है क्या उत्तर व्यवहारवाद, इसको भी हम समझेंगे, एक विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद जो डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं बताई है, जिस प्रकार व्यवहारवाद की उन्होंने 8 मान्यताएं बताई थी, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 मान्यताएं बताई है। वो भी हम समझेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। और फिर अंत में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों में अंतर को भी डिटेल से देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बस अंत में आपसे यही मैं कहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आप दे नहीं रहे हैं। और अब अधिक से अधिक विद्यार्थियों को साझा करने का मतलब यही है कि इतनी मेहनत जो आपके लिए की जा रही है, जिसका कि लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल पाए। और ये जो वीडियो केवल बीए फर्स्ट ईयर के लिए ही सीमित नहीं है, मतलब ये खैर हालांकि उस पाठ्यक्रम को आधार बनाकर ये वीडियोज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन ये अगर मान लीजिए कोई नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड आप स्कूल लेक्चरर के एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए आप भी इनका इसी तरीके से उपयोग करें, और बस इनका लाभ उठाते रहें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक भी पहुंचाते रहें। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।